चलते हैं और सारे बाजार के फंडामेंटल्स पे हम बात करते हैं। मृणाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे, इनक्रेड के सीईओ, एएमसी के सीईओ। मृणाल, गुड मॉर्निंग। 18 स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यही बात पूछना चाहूँगा कि लास्ट 3-4 हफ्तों में हमने देखा कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन और रेट हाइक का डर, यूएस फेड के लिक्विडिटी स्क्वीज करने का डर बाजार को नर्वस कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल कमोडिटी और एग्री कमोडिटी भी अब ऊपर के भाव से 15-20% नीचे आना शुरू हो गए हैं। क्या ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं कि एक इन्फ्लेशन पीक हो चुका है? गुड मॉर्निंग अजय। या आपका कहना सही है। मेरे ख्याल से मार्केट पर्टिकुलरली ट्रेड, मैं कहूंगा कि ट्रेड हायर प्राइसेस पुश नहीं कर पा रहा है। अगर हम अक्रॉस द बोर्ड रिजल्ट्स में भी देखें, ना सिर्फ इंडिया में, बाहर भी, सो ऑल्दो इन्फ्लेशन नंबर है, बट अगर इन्फ्लेशन पास करने की कोशिश करती हैं कंपनीज तो वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। सो आई थिंक सप्लाई चेन इज नॉट रेडी to be able to pass prices. So it's the clear a combination of, मैं कहूँगा, demand destruction as well as cooling off of prices हो रहा है, जो broader economy और volume और growth के लिए अच्छा है। So मैं कहूँगा कि market particularly trade थोड़ा pause ले रहा है और prices roll back हो रहे हैं। एक दूसरा कारण इसका ये भी है because चाइना से जो disruption से supply chain के, वो थोड़े से ease होने के signals भी आए हैं। उससे भी थोड़ा सा मार्केट को राहत है। राइट। आपने कल ऑफ कोर्स ये डेटा जो आया, मैक्रो डेटा, वो थोड़ा बैकवर्ड लुकिंग था, बट और आप जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स तो पीएमआई डेटा ज़्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग डेटा। बाजार क्या रीड कर रहा है अभी ग्रोथ पे लेके, इन्फ्लेशन के पीक होने को लेके, रेट हाइक को लेके? क्योंकि कल हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि नॉट नेसेसरीली रेट हाइक्स कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये इस बात का भी दिखाता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ना, कि ग्रोथ सिस्टम में आ रही है और वो सस्टेन कर रही है। बहुत अच्छा डेटा पॉइंट। मैं कहूँगा इसमें काफी कुछ सिग्नल्स हैं। पहले मैं बात करता हूँ फिस्कल 22 एंडिंग की। हमारी जीडीपी कोरोना के जो इम्पैक्ट से प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर चुकी है। ओवरऑल जीडीपी नंबर 1.5% प्री कोरोना लेवल के अहेड है। मैं ये कहना एकदम मतलब नॉर्मल रहेगा कि अब जीडीपी कोरोना का इम्पैक्ट पार कर चुकी है। खाली कॉन्टैक्ट इंटेंसिव बिजनेस जैसे टूरिज्म हुआ, ट्रैवल हुआ, थोड़ा बिट ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, खाली वो ही प्री कोविड लेवल के नीचे है। अदरवाइज ओवरऑल जीडीपी कोरोना का इम्पैक्ट एक्चुअली पीछे रख चुकी है। ये एक अच्छा न्यूज है। दूसरा अच्छा न्यूज है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक स्पेंडिंग में रोबस्टनेस बढ़ी हुई है। थोड़ा प्राइवेट कंजम्पशन एटलीस्ट बैकवर्ड लुकिंग डेटा में क्वार्टर में वीक था, बट हो सकता है कि वो ओमिक्रॉन वजह से भी रहा हो। बट अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग डेटा देखें तो सिग्नल्स अच्छे हैं। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग साइड में। मुझे लगता है कि केपेक्स साइकिल का रिवाइवल इज गोइंग टू बी देयर। हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सिस्टम में धीरे धीरे बढ़ रही हैं और डिमांड का भी आउटलुक काफी अच्छा है। जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज होंगी, होपफुली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। मेरे ख्याल से डिमांड लेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट प्ले आउट करेगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है और वहां पे काफी एक्शन और डेटा सपोर्टिव है। राइट। मॉर्निंग मृणाल, आई थिंक जो आप कहना चाह रहे हैं उसे अगर हम कॉन्टेक्स्ट में डालें तो आप क्या ऑटो स्पेस की बात तो नहीं कर रहे? बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस कर रही हैं, चाहे वो एमएनएम हो, मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, और जिस तरह से डिमांड की भी आप बात कर रहे हैं वो भी रॉबस्ट दिख रही है। क्या आपका इशारा कहीं ना कहीं ऑटो स्पेस पे तो नहीं है? ऑटो एक स्पेस है जो काफी प्रॉमिसिंग है। ऑटो के अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग है। इवन हेल्थ केयर में मैं कहूंगा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई रिलेटेड एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है। टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, कैपिटल गुड्स का डेटा बहुत स्ट्रांग है, पर्टिकुलरली भले वो आप फिस्कल 22 एंड देखें या फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट देखें। ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो इज अ वेरी लार्ज पार्ट। ऑटो एक बड़ा पार्ट है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का और पूरा वेंडर इकोसिस्टम पे उसका इफेक्ट आता है। ऑटो एंसिलरीज, ऑटो भी उसका पार्ट है और मैन्युफैक्चरिंग भी है। पीएलआई जैसे रिलेटेड मैं कहूंगा मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव अच्छा, वहां पे काफी प्रॉमिसिंग एक्टिविटी दिख रही है। गुड मॉर्निंग।
बात करते हैं रियल एस्टेट की और इसी के साथ कनेक्टेड हैं होम इम्प्रूवमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन स्पेस। लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है अच्छे ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, चाहे कोई भी प्रेशर इन्फ्लेशनरी हो या फिर रेट हाइक्स, इमरजेंसी रेट हाइक के सिचुएशन देखने को मिले हो। ताज़ा आंकड़े मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट से जुड़े आए हैं। मई में अगर देखें पिछले 10 सालों में सबसे अच्छी रजिस्ट्रेशन फिगर्स नज़र आई हैं। इस स्पेस को और कनेक्टेड सेगमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत प्रॉमिसिंग स्पेस है। मैं रियल एस्टेट की बजाय हाउसिंग कहूंगा। रेजिडेंशियल हाउसिंग में वॉल्यूम अपटेक क्लियर है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करेगी ये वॉल्यूम ट्रेंड ऊपर जाएगा। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए निवेशक के पास कई तरीके हैं। मेरे ख्याल से डेडिकेटेड हाउसिंग मॉर्गेज कंपनीज भी अच्छी संख्या में लिस्टेड हैं। पूरी वैल्यू चेन है, भले वो सीमेंट, स्टील हो, सैनिटरी हो, प्लाईवुड, विनियर और इवन फॉर दैट मैटर वायर एंड केबल हो। तो एक अच्छी खासी मैं कहूंगा पूरी वैल्यू चेन है जिसमें से निवेशक चूज कर सकते हैं जहां पे उनको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता हो। एक प्रॉमिसिंग स्पेस है। हमने पास्ट में भी देखा है कि इंडियन ग्रोथ और रेजिडेंशियल हाउसिंग ग्रोथ हमेशा साथ में होते हैं। मेरे ख्याल से कोई अलग नहीं होने वाला है और हाउसिंग, रेजिडेंशियल हाउसिंग पर्टिकुलरली एक प्रॉमिसिंग स्पेस रहेगा एज ग्रोथ पिक्स अप। सो नो डाउट अबाउट इट। मृणाल, एनर्जी पैक को आप कैसे खेल रहे हैं? एक तरफ तो एनर्जी ओवरऑल फंड्स का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रहा, लेकिन लास्ट 1-1.5 साल में ज़बरदस्त रैली आई एनर्जी में। और जब मैं एनर्जी बोल रहा हूँ तो मैं रिफाइनर्स के साथ साथ ऑयल प्रोड्यूसर्स बोल रहा हूँ, और इवन यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं था, अंडर था, बट रैली बहुत सॉलिड आई। और अब ऐसा लग रहा है कि हमारे इंडियन एनर्जी स्पेस में फॉसिल वाले चल रहे हैं, कोल इंडिया, ONGC वैरायटी, यूटिलिटी तो ऑलरेडी अंडर ओन्ड है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, मल्टी ईयर है पे NTPC आ गया, बट रिफाइनिंग को भी बूस्ट मिल रहा है क्योंकि यूरोप की सारी कैपेसिटी रिफाइनिंग की यूज़ नहीं हो पा रही है, वो वाया एशिया जा रहा है माल उनके पास, तो एशियन रिफाइनर्स को बूस्ट है। तो एनर्जी पैक को आप अपने पोर्टफोलियो में कैसे प्ले कर रहे हैं? बहुत ही ट्रिकी है फ्रैंकली अजय, बिकॉज ये जायजा लगाना मुश्किल है कि जो करंट रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं, बिकॉज इंडिया से काफी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूरोप की तरफ एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कितना सस्टेनेबल है। बट देन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से पावर यूटिलिटीज और गैस यूटिलिटीज क्लियर बेनिफिशियरी हैं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हकदार भी हैं। तो पावर और गैस यूटिलिटीज में वी आर मोर इंक्लाइंड, भले ही वो ट्रांसमिशन हो, भले ही वो एक्सचेंज हो, भले ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप हो उस स्पेस में। क्रूड रिलेटेड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स रिलेटेड को हम अलग तरीके से देख रहे हैं, पर्टिकुलरली क्रूड, क्योंकि रॉ मटेरियल है काफी इंडस्ट्रीज का, तो वहां पे मार्जिन कंप्रेशन है। सो अगर क्रूड थोड़ा सा आई वुड से नीचे आएगा तो उधर मार्जिन में थोड़ा बेनिफिट आएगा। डायरेक्ट एनर्जी प्लेस में एट दिस पॉइंट वी आर न्यूट्रल। हम डायरेक्ट एनर्जी प्लेस पे करंट लेवल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट यूटिलिटीज पर्टिकुलरली गैस और पावर में काफी बुलिश है। एब्सोल्युटली मृणाल, आप बुलिश कई सारे स्पेसेस पे दिख रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाएं कि आपने इस गिरावट को किस तरह से यूज किया, कौन से स्पेसेस या कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स जो आपने ऐड किए पोर्टफोलियो में? देखिए, सेक्टोरल डेटा और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अंतर आता है। आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे, जैसे हमारे पास इस गिरावट में हमने अपने पोर्टफोलियोज में थोड़ा बहुत फाइनेंशियल्स ऐड किया है, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस भी ऐड किया है, ऑटो एंसिलरी की तरफ हमारा एलोकेशन बढ़ा है, इनफैक्ट यूटिलिटीज की तरफ भी एलोकेशन बढ़ा है। तो ब्रॉडली इस स्पेस में हमने अपने एलोकेशन थोड़े से इंक्रीज किए हैं लास्ट मंथ। राइट मृणाल, आपने जाते जाते आपको बताता जाऊं कि आपने बोला था कि बहुत अलग, एक तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स और ऑटो तो आप देख ही रहे हैं, बट आप जो नई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है, केमिकल्स, तो कुछ फार्मा फ्लेवर्ड वाले केमिकल्स और PLI की भी आपने बात की थी, आप उसकी तरफ काफ़ी रुचि रखते हैं अपने पोर्टफोलियोज में। मे बी